नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। क्रिकेट को मिला पहला डबल चैंपियन। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप जीता। ओडीआई में भी विश्व चैंपियन। आईसीसी ने 2027 तक क्रिकेट के अंडर 19 टूर्नामेंट की मेजबानी की घोषणा कर दी है। अर्जुन बबूता, किरण अंकुश जाधव और रुद्रांश बालासाहेब पाटिल ने संयुक्त रूप से एशियन एयरगन चैंपियनशिप में एयर राइफल टीम का स्वर्ण जीता। और टेनिस में एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में आज नॉर्वे के कैस्पर रूट का सामना कनाडा के फेलिक्स आगर एलियासेम से होगा। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज इतिहास रचा गया। इंग्लैंड ने दूसरी बार T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया। मेलबर्न में आज फाइनल में एक रोमांचक मुकाबला हुआ जिसमें पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त मिली। इंग्लैंड इस समय मौजूदा एक दिवसीय चैंपियन भी है। इंग्लैंड के सैम करन को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। और ब्यौरे के साथ हैं हमारी संवाददाता पुष्पलता। इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास का पहला डबल विश्व चैंपियन बन गया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में एक रोमांचक मुकाबला हुआ जिसमें मौजूदा एक दिवसीय क्रिकेट चैंपियन इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार T20 क्रिकेट का खिताब अपने नाम किया। When he bowled that final over and England were on the losing side. But this time it's Butler's boys. They are champions of the world. The first men's side to hold the 50-over World Cup and the 20-over World Cup at the same time. They are the kings of white ball cricket. टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वहीं इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने 49 गेंद पर 52 रन बनाए और वो अंत तक आउट नहीं हुए। जीत के लिए इंग्लैंड ने 138 रन का लक्ष्य 1 ओवर शेष रहते हासिल कर दिया। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। शबाब, एक रोमांचक मुकाबला हुआ। हालांकि आज के इस मुकाबले पर बादलों का साया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की भविष्यवाणी एक बार फिर फेल हो गई। भारत पाकिस्तान के मैच में भी मेलबर्न में यही भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन आज के मैच को एक बड़ा स्कोर माना जा रहा था। लेकिन इंग्लैंड ने बहुत कम स्कोर को पाकिस्तान को रोक दिया, लेकिन उस पर भी पाकिस्तान ने इस मुकाबले को रोमांचक बना दिया। जी हाँ, बिल्कुल रोमांचक इसलिए हुआ कि एडिलेड के मुकाबले में मेलबोर्न में बदला हुआ माहौल था, वातावरण भारी था, यहाँ पर रहता और यहाँ पर गेंदें हिलती हैं। तो यहाँ पर पूरी उम्मीद थी कि बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं होगा, लो स्कोरिंग मैच होगा, और वैसा ही हुआ। पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा जमा पूंजी चूंकि नहीं इकट्ठा की जा सकी, तो उसका फायदा इंग्लैंड को मिला, और वो भी बहुत आसानी से नहीं। अगर शाहीन शाह अफरीदी अगर इंजर्ड नहीं होते तो शायद इस मैच का नतीजा और भी क्लोज हो सकता था, या फिर कुछ और भी हो सकता था। यहाँ पर गलती एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी कप्तान से हुई। आमतौर पर आपने देखा होगा कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर तेज गेंदबाजों को आमतौर पर रखा नहीं जाता, क्योंकि वहां पर ज्यादा गेंदें जाती हैं। ये एक गलती हुई। शाहीन शाह अफरीदी को वहां पर रखना नहीं चाहिए था। लॉन्ग ऑन पर कैच से लपकने के चक्कर में वो गिरे, और फिर उसके बाद वो 2 ओवर से ज्यादा बॉलिंग कर नहीं सके। हालांकि 15 ओवर में वापस जरूर आए, लेकिन वो गेंद डाल नहीं सके। तो आमतौर पर जो फास्ट बॉलर्स हैं वो डीप में फील्डिंग करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा डीप थर्ड मैन पर करते हैं या फिर फाइन लेग के स्थान पर करते हैं, जहां पर गेंदें कम जाती हैं। तो ये एक गलती हुई। आज मुझे ऐसा लगता है कि इस पर पाकिस्तानी क्रिकेट में काफी चर्चा हो रही होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 से पहले तक इंग्लैंड को ये ताना दिया जाता था कि इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक कहा जाता है, क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है, उसके नाम कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है, अभी तक ताज नहीं है। लेकिन देखिए 2019 के बाद से अभी तक उन्होंने दोनों ताज एक साथ हासिल कर लिया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब उन्होंने जस्टिफाई किया है कि क्रिकेट के असल बादशाह हम ही हैं।
शबाब, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की बात करें, वो कौन से ऐसे मोमेंट थे, वो कौन से ऐसे पल थे, अगर हम शाहीन अफरीदी के इंजर्ड मोमेंट को छोड़ दें, जो कि उनको मतलब हार का सामना करना जिनके लिए? देखिए, इसको हम अलग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस समय शाहीन शाह अफरीदी अलग हुए गेंदबाजी से, उस समय 57 रन केवल स्कोर था इंग्लैंड का, और आप समझ सकते हैं कि उन्हें 138 बनाने थे, तो वो एक काफी वाइटल हो सकता था अगर वो अपना पूरा स्पेल पूरा करते तो ये एक वजह हो सकती है। और दूसरी कि टॉप ऑर्डर जो जिस तरह से सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के विरुद्ध चला था वो नहीं चल पाया, इसका बहुत बड़ा कारण है रिजवान ने जिस तरह की बल्लेबाजी की वापसी की थी। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में ये जोड़ी और उससे पहले भी फेलियर रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड के विरुद्ध मैच में ऐसा लगा था कि शायद इस जोड़ी की वापसी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। पावर प्ले में आपने बहुत स्लो रन, करीब 30 रन के आसपास बने हैं, तो पावर प्ले ना आप फायदा उठा सके गेंदबाजी का, बल्लेबाजी का, और ना ही गेंदबाजी का। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप पावर प्ले के अंदर अपोनेंट टीम के 3 बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, पावर प्ले के अंदर 3 बल्लेबाज वापस जा चुके थे जिसमें बटलर का विकेट भी शामिल था, तो उसको अगर आप कैच नहीं करा पाए तो ये किसी न किसी तरीके से कहा जाएगा कि एक नाकामी है, असफलता है भारतीय पाकिस्तानी कप्तान और फिर गेंदबाजों की। जी, पाकिस्तानी बल्लेबाजी की बात करें तो रिजवान और बाबर आजम ने हालांकि बहुत स्लो पारी शुरू की थी। एक तरफ लग रहा था कि शायद धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वहां पे सैम करन ने बेहतरीन गेंदबाजी की और प्ले ऑन करा दिया रिजवान को। जी, सैम करन और फिर जॉर्डन का जिस तरह से इस्तेमाल किया इंग्लैंड ने पिछले 2 मैचों में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मतलब कि मैन टू मैन जिस तरह से फुटबॉल में हम कहते हैं कि लगाया जाता है प्लेयर्स को, उसी तरह क्रिकेट में भी है। कहां पर आपको खिलाना है, किसके विरुद्ध, किस टीम के विरुद्ध, और किस खिलाड़ी, किस बैटर के विरुद्ध आपको किस बॉलर को उतारना है, वो इंग्लैंड ने अपनी रणनीति अपनाई। और चूंकि उनका कप्तान विकेट के पीछे होता है, तो कप्तान को सब कुछ समझ में आता है। विकेट के पीछे अगर कोई भी रहता है, MS धोनी हमारे देश के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। क्यों अच्छे कप्तान वो रहे? चूंकि विकेट कीपर थे। विकेट कीपर पूरी मैदान का जायजा उसकी नजर के सामने रहता है और उसको काफी आसानी होती है फील्डिंग की जमावट में, खास तौर से देखा जाए, जिसमें पाकिस्तान चूका और इंग्लैंड पूरी तरह से सफल रहा इसमें दोनों नॉकआउट मैचों की अगर बात करें। अगर फील्डिंग की बात करें तो जोस बटलर की फील्डिंग की बात करें, कवर, पॉइंट और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा कवर, तीनों के तीनों खिलाड़ी थे, बहुत आगे खड़े हुए थे, और वो भी पावर प्ले के अंदर की आप शुरू से ही इन पर दबाव रखेंगे और उसका खामियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। करीब तीसरे चौथे ओवर में जाके बाउंड्री लगी है। जी हाँ, यही रणनीति होती है। वो छक्के के साथ एक मिथक तोड़ा जरूर था रिजवान ने, लेकिन फिर उसके बाद रिजवान ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। तो अगर चौथे ओवर में T20 क्रिकेट में पावर प्ले चल रहा है, अगर पहली बाउंड्री लगती है तो इसका मतलब है गेंदबाज पूरी तरह से हावी है आप पर, और यही रणनीति इंग्लैंड ने अपनाई और उसमें सफल हो गए। हम लोगों को तो लग रहा था कि भारत ने कम स्कोर किया था एडिलेड जैसे मैदान पर, लेकिन पाकिस्तान तो वहां तक नहीं पहुंच सका। और फिर यहां पर एक अच्छी बात यह हो सकती थी, पाकिस्तान की गेंदबाजी में गहराई भी है, हम सब जानते हैं, शुरुआत अच्छी हुई भी थी, लेकिन अगर आप मेलबोर्न पर MCG पर 130 और 135 रन भी मुश्किल होता है, तो ऐसा नहीं था कि उसको बचाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां पर बैटिंग करना आसान नहीं होता है। तो यहां पर चूक हुई, और सबसे बड़ी चूक तो मैं टर्निंग पॉइंट तो मेरे हिसाब से आज का यही रहा कि आपने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के इलाके में अपने एक ऐसे बॉलर को खड़ा किया जो कि आपका की बॉलर था, बिल्कुल। और वहां पर आमतौर से वैसे गेंदबाज को खड़ा नहीं किया जाता है जिसको आपको पूरा स्पेल कराना है, क्योंकि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के इलाके में गेंद ज्यादा जाती है। शबाब, लीग मैच में आयरलैंड से इंग्लैंड हार जाता है, इसी मैदान पे कमबैक करता है बेन स्टोक, लाजवाब बल्लेबाजी सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में। और ये दूसरा ICC टूर्नामेंट है जो बेन स्टोक ने अपने दम पर इंग्लैंड को जिताया निश्चित रूप से। और फिर अगर बात करें तो इंग्लैंड को 1992 का फाइनल भी याद होगा, किसी तरीके से बदला भी लिया ODI वर्ल्ड कप का, कि इसी मैदान पर पाकिस्तान ने 1992 में इंग्लैंड को ही हराकर, जिसकी काफी चर्चा भी इस फाइनल से हो रही थी कि क्या 1992 का बदला इंग्लैंड लेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से लिया, और इंग्लैंड ने यह साबित किया है कि विश्व क्रिकेट के बादशाह देर से बने लेकिन है हम। शबाब, आज जिस तरह से जोस बटलर ने फील्डिंग की जमावट की थी, तो उसे ऐसा देखकर लग रहा था कि जैसे पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है लिविंगस्टोन को ढूंढ ढूंढ कर कैच दे रहे हैं। 3 कैच पकड़े लिविंगस्टोन ने।
देखिए, ये तो तालमेल होता है आपके कप्तान का, आपके गेंदबाज का फील्डरों के साथ जी, कि आप किस तरह की फील्डिंग लगाते हैं और किस तरह की गेंद आने वाली है, इस पर उसी हिसाब से फील्डिंग लगाई जाती। अगर जो आपने पॉइंट कवर और एक्स्ट्रा कवर की बात अभी कुछ देर पहले की थी, तो इसका मतलब है गेंद ऑफ साइड से बाहर या ऑफ स्टंप पर आएगी जी। तो उस पर अगर शॉट लगा के आगे जाते हैं बैट्समैन, तो वहां पर चूक हो सकती है और आप बहुत बड़ा जोखिम लेते हैं अगर उनको अप रखते हैं आप, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप पावर प्ले में ज्यादा फील्डर को बाहर रख भी नहीं सकते। तो वहां पर रणनीतिक तरीके से अगर देखा जाए तो भारत के विरुद्ध भी और पाकिस्तान के विरुद्ध इंग्लैंड की जीत हुई। अगर इस विश्व कप को समाप्त किया जाए तो बहुत ही उतार चढ़ाव का ये विश्व कप रहा। नामी गिरामी टीम बाहर हो जाती हैं, आपके सुपर 12 में नहीं आ पाती, फिर जो हल्की टीमें होती हैं वो बड़ी टीमों के साथ उलटफेर करना शुरू कर देती है। बिल्कुल, 2 बार का विश्व विजेता वेस्ट इंडीज अगर सुपर 12 में नहीं है तो इससे बड़ा उलटफेर क्या हो सकता है। और फिर जिस तरह से श्रीलंका और फिर नामीबिया ने जिस तरह से शुरू में ही उलटफेर किया, तो आयरलैंड ने इसी इंग्लैंड को इसी एमसीजी में हराया। तो इस तरह की चीजें अगर विश्व कप में होती हैं तभी विश्व कप कोई कहलाता है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा विश्व कप ये T20 का था। और 2007 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड कप खेले गए हैं, इतना उतार चढ़ाव मुझे तो याद नहीं है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2027 तक क्रिकेट के अंडर 19 टूर्नामेंट की मेजबानी की घोषणा कर दी है। श्रीलंका 2024 में पुरुषों के अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी करेगा और 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नए देशों को मेजबानी दी गई है। इसमें थाईलैंड है, आप देख सकते हैं कि नेपाल को काफी है, नामीबिया है। और आईसीसी की ये कोशिश है कि नए देशों में क्रिकेट बढ़े और उसमें बहुत सफल भी रही। अंडर 19 और सीनियर दोनों जो विश्व कप है उनमें आप देख रहे हैं कि नई टीमें लगातार आ रही हैं। और इसमें अभी देखिए एक ओडीआई श्रृंखला इस समय कल से शुरू हो रही है नेपाल में, जहां की यूएई की टीम गई है। तो इसमें इस बात की भी कोशिश की गई है कि न केवल नई टीमों का समावेश हो अंडर 19 और फिर सीनियर विश्व कप में, बल्कि नया सेंटर भी बने क्रिकेट का। जो सीमित सेंटर है इस समय क्रिकेट के विश्व क्रिकेट में, उससे आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। थाईलैंड को शामिल किया गया है, नामीबिया को शामिल किया गया है, आयरलैंड है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश आईसीसी की है कि किस तरह से क्रिकेट का और विस्तार किया जाए। और 2027 का उसमें ओडीआई विश्व कप भी शामिल है, जिसके बारे में ये बताया गया कि 14 टीमें भाग लेंगी। 10 टीमें जो हैं, जो कि ओडीआई सीरीज बायलैटरल खेली जाती है, उसमें से जो अंक मिलेगा उसके आधार पर और 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी। और अब बात निशानेबाजी की। भारतीय निशानेबाजों ने कोरिया के दागू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में आज सभी 4 टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा कायम किया। सुनते हैं श्रीराम को। भारत एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में अब तक 10 स्वर्ण पदक जीत चुका है। अर्जुन बाबोता, किरण अंकुश जाधव और रुद्रांक बाला साहिब पाटिल की तिगड़ी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के फाइनल में कजाकिस्तान को 11-17 से हराकर स्वर्ण पदक के साथ दिन की शुरुआत की। महिला निशानेबाजों में मेहुली घोष, एला वेनिलवालारिवन और मेघना सजनर ने अपने टीम स्पर्धा के खिताबी मुकाबले में कोरिया को 16-10 से हराया। जूनियर पुरुष में दिव्यांश सिंह पवार, श्री कार्तिक, सवरीराज रविशंकर और विदित जैन ने खिताबी मुकाबले में मेजबान कोरिया को 16-10 के अंतर से हराया। वहीं महिलाओं में तिलोत्मा सेन, रमिता और नैन्सी की भारतीय जूनियर महिला टीम ने दक्षिण कोरिया को 16-2 से हराकर इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में एक और स्वर्ण पदक जीता। श्रीराम शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। शबाब, निशानेबाजी में भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और इस प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर सभी ने बेहतर, खास करके एयरगन का जो मुकाबला है, जिसमें एयर पिस्टल और एयर राइफल के मुकाबले आमतौर पर होते हैं। देखिए, ये एक नई पीढ़ी है भारतीय निशानेबाजों की। और निशानेबाज एक ऐसी स्पर्धा है जिसमें भारत, अगर कहा जाए, पिछले 1-1.5 दशक से काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। बड़े नाम ने बड़ा कमाल दिखाया और अब इनकी बाजी है युवाओं की, जिनमें जो वरिष्ठ, जो सीनियर लेवल के जो खिलाड़ी हैं, उनमें भी युवा खिलाड़ी हैं। तो युवा निशानेबाज ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, महिला वर्ग में जिस तरह से स्वर्ण पदक आया है, और हमने देखा था कि 2018 में जो यूथ जो ओलंपिक का मुकाबला हुआ था, उसमें किस तरह से इन्होंने पदक जीते थे और उसकी पुनरावृत्ति यहां पर हुई। शबाब, महंगा खेल होने की वजह से सरकार बहुत इसमें सहायता कर रही है। जी, सरकार सहायता करती है और अभी भी इस पर एक टैग लगा हुआ है कि अमीरों का खेल है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और जो राज्य सरकारें हैं, उनको भी केंद्र सरकार की योजना
उसका साथ देना पड़ेगा। इस बीच टेनिस में एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में आज नॉर्वे के कैस्पर रूड का सामना कनाडा के फेलिक्स ऑगर से होगा। टूर्नामेंट में ही आज स्पेन के राफेल नाडाल अपने अभियान की शुरुआत करेंगे और पहले मुकाबले में राफेल का सामना अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से होगा। शबाब, हमसे जुड़ने के लिए, आंकड़े और अपनी राय साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। चलते चलते नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। क्रिकेट को मिला पहला डबल चैंपियन। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप जीता। आईसीसी ने 2027 तक क्रिकेट के अंडर 19 टूर्नामेंट की मेजबानी की घोषणा कर दी है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।